चाहूँगी श्रीमान राजेश कुमार, जो कि शोधार्थी हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश से। उन्होंने अपने जो शोध विषय चुना है वो है राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में मशीनी अनुवाद की भूमिका। राजीव जी। नमस्कार, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, कृपया इसकी पुष्टि कर दें। जी सर, आपकी आवाज हमारे तक आ रही है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष एवं आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जयशंकर बाबू सर, संचालक गण, विशेषज्ञ गण एवं शोधार्थी तथा अन्य प्रतिभागियों जो आज ऑनलाइन माध्यम से इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं, सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक में राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ एवं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से मैं हिंदी में पीएचडी की उपाधि हेतु शोध कार्य कर रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो है इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में पर्चा प्रस्तुति के लिए समय दिया गया या अवसर मुझे प्रदान किया गया। मैं इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगा क्योंकि मैंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से मैंने एमए हिंदी और एमबीए फाइनेंस की डिग्री प्राप्त की है। तो यह मेरे लिए विशेष अवसर हो जाता है कि जिस विश्वविद्यालय से मैंने परास्नातक और स्नातक की डिग्री मैंने हासिल की है, उसी विश्वविद्यालय में मुझे शोध पत्र प्रस्तुत करने का विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए मैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय एवं स्वयं और जो है हायर एजुकेशन के संयुक्त समन्वय से जो यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया जा रहा है, उसमें मुझे अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो आज का शोध का विषय है वह है राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में मशीनी अनुवाद की भूमिका और इसमें क्या सीमाएं हैं और संभावनाएं क्या हैं, उस पर मैं आप लोगों के समक्ष विचार विमर्श करूंगा और जो मैंने पर्चा तैयार किया उसके संबंध में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो वर्ष है संविधान दिवस और राजभाषा को प्राप्त हुए 75वीं वर्षगांठ हो गया है और हम 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हीरक जयंती मना रहे हैं। और इसके अलावा भी हम खुश नसीब हैं कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के भी 50 साल स्थापना दिवस हो गए हैं, इसके लिए भी जो है हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अब मैं पर्चा प्रस्तुति की ओर आना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। राष्ट्र, संघ, राज्य के प्रशासन अथवा कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, जिसके माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। यूनेस्को के भाषा विशेषज्ञ के अनुसार उस भाषा को राजभाषा कहते हैं जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई हो और जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। राजभाषा का इतिहास बहुत पहले से प्रचलित है। प्राचीन काल में भी शासक अपने राज्य की एक भाषा को राजभाषा के रूप में अधिकृत करके राजकाज का संपूर्ण कार्य अपनी भाषा में करते थे। प्राचीन काल में भारत में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता था। 7वीं शताब्दी के आते आते मुगलों का जो आधिपत्य हुआ उसमें फारसी भाषा ने राजभाषा का रूप ग्रहण कर लिया। उसके बाद मराठा और हम जो ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश संघर्ष की कहानी हम सुनते हैं, उसमें भी फारसी कुछ दिनों तक प्रशय में रहा। उसके बाद 1855 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह न केवल भारतीय प्रशासन की भाषा बन गई बल्कि शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग धंधों की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। कालांतर में अंग्रेजों को महसूस हुआ कि भारत की भाषाओं को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है, अतः उन्होंने हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की और अन्य प्रदेशों में वहां की भाषाओं को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी और भारतीय भाषा विकसित होने लगी और वे उच्च शिक्षा का माध्यम बनी। आजादी के बाद संविधान सभा में 3 दिनों तक चली तीखी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और संविधान में 343 से 351 अनुच्छेद में हिंदी को स्थान दिया गया। उसमें यह प्रावधान किया गया कि 343 में कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि उनका देवनागरी होगा। एक तरफ 343(2) में यह उल्लेख कर दिया गया कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान
आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारत के अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्राधिकृत कर सकेंगे। संविधान के अनुच्छेद 343(3) में यह उल्लेख किया गया कि उक्त 15 वर्ष की अवधि के उपरांत संसद विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार अंग्रेजी को जारी रखने के लिए उपबंध बना सकेगी। इस पर पुनर्विचार के उपरांत वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 को पारित किया गया, जिसमें यह उल्लेख कर दिया गया कि जिस तरह से अंग्रेजी का प्रयोग होता रहा था उसी तरह से भविष्य में भी इसका प्रयोग होता रहेगा और कुछ सांविधिक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करने होंगे। और इसमें अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब यह बात उठती है कि सभी दस्तावेज जो हैं विधिक प्रकृति के हैं और उनको द्विभाषी रूप में जारी किया जाना चाहिए, तो धारा 3(3) के संबंधित दस्तावेज उसमें शामिल कर दिए गए, तो उसको ध्यान में रखते हुए अनुवाद की महत्ता बढ़ गई। तो अनुवाद के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में कुछ थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अनुवाद प्राचीन भारतीय साहित्य की एक विशिष्ट विधा थी। अनुवाद शब्द का अर्थ है पहले से कही हुई बात को पुनः कहना। वैदिक कालीन अनुवाद भाषांतर के रूप में न होकर विश्लेषण परक होते थे। वही अनुवाद बाद में विशिष्ट विधा के रूप में भारतीय नाट्य साहित्य द्वारा पुष्पित एवं पल्लवित हुआ। अनेक भारतीय ग्रंथ अनुवाद के माध्यम से राष्ट्र सीमा लांघकर विभिन्न देशों में पहुंचे हैं। इसलिए कभी कभी अनुवाद मूल लेखन से भी कई गुना अधिक महत्व रखता है। अनुवाद में 2 भाषाएं होती हैं, जहाँ जैसा कि अभी सर ने जिक्र किया था कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी जो है आप अनुवाद सही तरीके से कर सकते हैं और आपके अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। तो अनुवाद को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक युग में अनुवाद की महत्ता एवं उपदेशों को विश्व भर में स्वीकारा जा चुका है। वैदिक युग के पुनः कथन से लेकर आज के ट्रांसलेशन तक आते आते अनुवाद अपने स्वरूप और अर्थ में बदलाव लाने के साथ साथ अपने बहुमुखी और बहुआयामी प्रयोजन को सिद्ध कर चुका है। प्राचीन काल में स्वांतः सुखाय माना जाने वाला अनुवाद कार्य आज संगठित व्यवसाय का मुख्य आधार बन गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुवाद प्राचीन काल की व्यक्ति परिधि से निकलकर आधुनिक युग की समष्टि परिधि में समा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अनुवाद का कंप्यूटरीकृत रूप देखने को मिल रहा है, जिसे मशीनी अनुवाद के नाम से जाना जाता है। मशीनी अनुवाद को के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि मशीनी अनुवाद क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे किया जाना चाहिए। तो 21वीं सदी के आरंभ में कई प्रकार की नई तकनीकों की खोज एवं उनका विकास हुआ। मशीनी अनुवाद भी इनमें से एक है। मशीनी अनुवाद शब्द में 2 शब्द है, मशीन और अनुवाद। मशीन का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से है। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत भाषा के पाठ को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित किया जाता है। जब अनुवाद की इसी प्रक्रिया को किसी मशीन द्वारा करवाया जाता था उसे मशीनी अनुवाद कहा जाता है। मशीन अनुवाद से समय, श्रम और धन की बचत भी संभव है, अतः मशीनी अनुवाद की मांग और लोकप्रियता भी बढ़ रही है। मशीन द्वारा किए गए अनुवाद की अपूर्णता में सुधार लाकर उसे पूर्णता प्रदान करने में मानव की सहायक प्रासंगिकता सिद्ध होती है। इस रूप में मानव की मदद से मशीनी अनुवाद को पूर्णता मिलने कर इस प्रक्रिया को मानव आश्रित मशीनी अनुवाद और मशीन आश्रित मशीनी अनुवाद अर्थात ह्यूमन एसोसिएटेड मशीन ट्रांसलेशन एंड मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन 2 यहाँ पे टर्म्स का उल्लेख किया गया है। दोनों ही टर्म्स जो है अनुवाद कार्य में मशीन और मानव के सहयोग द्वारा अनुवाद कार्य को शीघ्र और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। सरकारी कार्यालयों में मशीनी अनुवाद के अनुप्रयोग के बारे में हम यहाँ पे कुछ चीजों को रखना चाहेंगे, जैसे कि जो भी धारा 3(3) या जो भी अनुच्छेद प्रावधान लागू किए गए हैं उसके कुछ दस्तावेज है जहाँ पे अनुवाद किया जाना आवश्यक है। जैसे धारा 3(3) का अनुपालन और अनुवाद। धारा 3(3) में कुल 14 दस्तावेज होते हैं और इन 14 दस्तावेजों का अनुवाद अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और इस पे जो हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी हैं उनका यह उत्तरदायित्व बनता है कि यह दस्तावेज ससमय और एक साथ दोनों भाषा में तैयार हो और जारी हो। तो इन दस्तावेजों में बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी प्रकृति बहुत जिनके आकार की प्रकृति बहुत लंबी और चौड़ी होती है, जैसे कि संविदा और करार। आप देखेंगे कि बहुत सारे कामों को करने के लिए कार्यालय द्वारा करार एवं संविदाएं की जाती है जो 100-200 पेज की एक साथ होती हैं और वार्षिक रिपोर्ट होता है, उसके बाद अनुज्ञा पत्र सब होते हैं, निविदा फॉर्म होते हैं। तो इनका अनुवाद करना बहुत ही जटिल है और बहुत काफी समय लगता है। तो इसमें मशीनी अनुवाद की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि मशीनी अनुवाद में मानव हस्तक्षेप की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। तो कभी भी हम अनुवाद करते हैं तो मशीनी अनुवाद का यहाँ पे सहायता ले सकते हैं ताकि त्वरित अनुवाद की सुविधा हम प्राप्त कर सके। लेकिन इसमें जो है आपका 1 मिनट शेष बचा है। ओके मैम। दूसरा देखते हैं राजभाषा नियम 11 का अनुपालन और अनुवाद।
उसमें बहुत सारे मैनुअल संहिताएं प्रक्रियाएं हैं और उनका भी अनुवाद किया जाना आवश्यक है। इसी के क्रम में विभिन्न प्रकार के फॉर्म हैं, उनका भी अनुवाद किया जाना चाहिए। पत्राचार करते हैं, क और ख, क से ख, क से ग। तो इसमें कुछ कुछ जो क्षेत्रों के पत्राचार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो सब 100% है, तो उसमें पत्राचार के संबंध में अनुवाद की गुंजाइश बनी रहती है, वहां पे अनुवाद करना आवश्यक हो जाता है। प्रशिक्षण सामग्री जैसे भी बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनके लिए जो भी सामग्री तैयार की जाती है, जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए, उसका भी अनुवाद किया जाना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो त्वरित प्रकार के अनुवाद होते हैं, जैसे कि प्रेस प्रकाशनी जिस दिन कार्यालय द्वारा गतिविधियां आयोजित की गई उसी दिन उसको जो है प्रकाशित करनी होती है। इसमें जो है मशीनी अनुवाद का हम हेल्प ले सकते हैं, ताकि प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक, पॉलिसी स्टेटमेंट, आम सूचनाएं जो है ससमय द्विभाषी रूप में जारी हो सके और आम जनता की भाषाओं में आम जनता तक पहुंच सके। इसके अलावा न्यायालय के दस्तावेजों का अनुवाद, हालांकि 348(1) में कहा गया है कि न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, तथापि हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णय में यह घोषणा की गई है कि जो भी आदेश दिए जाएंगे भारत की अन्य भाषाओं में भी उसे अनुवादित रूप में उपलब्ध कराना होगा, ताकि भारत की विविधताओं को बनाए रखा जा सके और यहाँ की भाषाओं में जो भी आदेश हैं जनहित में जारी किया जा सके। साथ ही शैक्षिक अध्ययन सामग्रियों का अनुवाद। भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र है, जहाँ संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। इसके आलोक में अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्रियों का अनुवाद और सृजन अब एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। आज भी भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी है और बड़ी संख्या में छात्रों को भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके निदान के रूप में कुछ राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय तथा स्वयं और एनपीटीएल जैसे प्लेटफॉर्म कुछ पाठ्यक्रम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध करा रहे हैं। मैम 1 मिनट में प्लीज। इसका साक्षी हम स्वयं हैं, जो भाषा प्रौद्योगिकी एक परिचय मुख्य पाठ्यक्रम का अध्ययन हिंदी में कर रहे हैं। यह पाठ्यक्रम हिंदी विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय और स्वयं के संयुक्त समन्वय से विकसित किया गया है, जिसमें हिंदी विभागाध्यक्ष श्री जयशंकर बाबू सर का भूतपूर्व योगदान है। इस मुख्य पाठ्यक्रम के हम सभी अभ्यर्थी सर के प्रति हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने इस तकनीकी विषय को हिंदी भाषा में सरल, सहज और विस्तृत रूप में तैयार किया है और हम लोगों के समक्ष जो है उन्होंने पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया और हम उसके अभी जो है अभ्यर्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं और परीक्षा में बैठेंगे। मशीनी अनुवाद के लिए कुछ उपलब्ध सुविधाएं हम संक्षेप में बस आपका आधे मिनट लेंगे। जैसे कि कंठस्थ 2.0 है, जो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसमें ज्यादातर केंद्र सरकार के कार्यालय काम कर रहे हैं। इसमें जो है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, स्मार्ट चैटबॉट और वॉइस टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा एक हिंदी शब्द सिंधु और लीला है। लीला के माध्यम से हिंदी और हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं जो है आप सीख सकते हैं। लीला का फुल फॉर्म लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा कुछ जो है और भी ट्रांसलेशन टूल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, इसका भी हम अनुवाद में इस टूल का प्रयोग कर रहे हैं। गूगल ट्रांसलेशन है, उसका भी गूगल ट्रांसलेट है, इसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। भाषनी जो है एक नया ऐप विकसित किया गया है और बहुत ही बेहतरीन है और इसमें जो है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के द्वारा यह विकसित किया गया और 2022 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो है डिजिटल सेवाओं और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है तथा यह जो है एआई और एनएलपी तकनीकों का उपयोग किया गया, जो कि भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या है एनएलपी, क्या होता है और इसका कैसे अनुप्रयोग है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में 1-2 वर्षों में चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया और चैट जीपीटी जो है हालांकि सरकारी कार्यालयों में वर्जित है, लेकिन इसके द्वारा जो है बहुत ही बेहतरीन प्रयोग हो रहा है, जैसे कि कोई आलेख बनाना सरकार, उसके अतिरिक्त आप जो है इसका इस्तेमाल अन्य मतलब चीजों में भी कर सकते हैं। और इसमें 2 चीज विशेष रूप से, एक प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग। प्री ट्रेनिंग होता है कि जो इस मॉडल को बड़े पैमाने पर डेटा के आधार पर प्रशिक्षित किया, अर्थात जितना ज्यादा शब्द भंडार होगा, जितना ज्यादा हम उसको प्रयोग करेंगे वो प्री ट्रेनिंग हुआ। फाइन ट्यूनिंग मतलब उसको अपनी सुविधा के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित कीजिए और उसके आउटपुट जो है उसी के अनुसार मिलेगा। इसकी हालांकि कुछ सीमाएं हैं मशीनी अनुवाद की, जैसे कंप्यूटर में सर्जनशीलता का अभाव।
मैम समय एक मिनट, सीमित है, माफी आधे मिनट में, चाहूंगी। बस बस 10 सेकंड में। पर्यायवाची शब्दों का होना, भावात्मकता की कमी, विजातीय भाषाएं, भाषिक अनुप्रयोगों का अभाव, ये कुछ समस्याएं हैं, सीमाएं हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। और इसके जो लाभ हैं विशेष रूप से, जैसे त्वरित त्वरित अनुवाद उपलब्ध हो जाता है, बृहद प्रकृति के दस्तावेजों को अनुवाद करने में सक्षम है, कम और शून्य खर्च आधारित है, गोपनीयता, हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि गोपनीय है या नहीं है। इसके अलावा एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक भाषाओं में अनुवाद की उपलब्धता है, किसी पाठ को मशीन द्वारा अनुवाद करके उसको किसी व्यक्ति द्वारा सुधार लेना एक सस्ता एवं व्यवहारिक उपाय है। तो ये सब चीजें जो है मशीनी अनुवाद के बारे में मैंने जिक्र किया। अंत में मैं सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके निष्कर्ष के बारे में, मशीनी अनुवाद आज राजभाषा हिंदी के व्यापक कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। एक अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा कि कले काम देने लगी है सभी, करेगा न कंप्यूटर क्या क्या अभी। इसके लिए मैं अब अंत में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय और अवसर प्रदान किया। अब कभी समय मिलेगा तो मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने राजभाषा का इतिहास, उपयोग, प्रयोग, उसकी रूप परिवर्तन के बारे में और संविधान में इसका जो प्रयोग, मतलब जिस तरह से ये संविधान में आया, इसका पूरा इतिहास, और फिर मशीन में आप मशीनी लैंग्वेज और सारी इसके कितने भाग हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में बताया। और हमारे सर के बारे में भी, अध्यक्षा जी के बारे में भी बताया, उन्होंने किस तरह से अपना योगदान और अपना समय दिया, और उससे ही हम भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं